नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सुकलानी एकेडमी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी भी आप लोगों की काफ़ी बेहतरीन चल रही होंगी। तो आगामी परीक्षा को देखते हुए, आपका जो फर्स्ट गार्ड का एग्जाम है उसको देखते हुए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जिसने भी अभी तक दो जो मैं पहले इससे पहले दे चुका हूँ वो नहीं कर रखे प्रैक्टिस सेट, तो उन्हें कर लीजिए ना। और जो भी मैं आज आपको बताऊँगा यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा उस एक्स्ट्रा फैक्टर को अगर काउंट करोगे तो लगभग 1000 क्वेश्चनों का संग्रह बन जाएगा, और जो हर एग्जाम के लिए आपके उपयोगी होगा। तो अपनी एक कॉपी पकड़ लो, एक पेन पकड़ लो, साथ साथ मेरे नोट्स बनाते रहना और वो चीज़ों को याद करते रहना जो मैं आज बताऊंगा। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पर हर जानकारी सबसे पहले दी जाती है। साथ ही करंट अफेयर्स की जो PDF है हर दिन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ जाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक शेयर कर दूंगा। साथ में अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करते रहना। अगला पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी से स्टार्ट ना करते हुए मैं उत्तराखंड से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद हिंदी में आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों के द्वारा फांसी कब दी गई थी? 3 मई 1945 को, 3 मई 1948 को, 3 मई 1941 को, या फिर 3 मई 1942 को। तो बात करें अमीर शहीद वीर केसरी चंद की, तो इनको फांसी दी गई थी 3 मई 1945 को। बात करें ये हमारे केसरी चंद की, तो केसरी चंद को दोस्तों कहा जाता है उत्तराखंड का भगत सिंह। ये नोट्स अपने प्रॉपर बनाते हुए चलना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। अमर शहीद वीर केसरी चंद को कहा जाता है उत्तराखंड का भगत सिंह। इम्फाल मोर्चे पर पुल उड़ाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था, जिसके बाद इन्हें अंग्रेज सरकार के द्वारा 3 मई 1945 को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन देखें। तो 22वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में 22वां क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में अलकनंदा नदी का दूसरा नाम मिलता है। दूसरा नाम क्या मिलता है? ऑप्शन में हिरण्यवती, भिलंगना, बाणगंगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगर भागीरथी नदी की बात की जाए तो भागीरथी नदी को पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है देव नदी। साथ में ही भागीरथी नदी जो हमारे सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और सतोपंथ ग्लेशियर से केशव प्रयाग तक बहती है विष्णु गंगा नाम से। पहला क्वेश्चन, भागीरथी को पुराणों में या पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है तो देव नदी कहा गया है। भागीरथी अलकनंदा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कहाँ से? सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर है हमारा कहाँ पर? चमोली जनपद में। और सतोपंथ ग्लेशियर से लेकर के केशव प्रयाग तक, केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर के मिलती है कौन सी? हमारी सरस्वती नदी, और वहां पर से ये बहती है अलकनंदा नाम से। 14 प्रयागों में प्रथम प्रयाग कौन सा है? तो 14 प्रयागों में प्रथम प्रयाग है केशव प्रयाग, और केशव प्रयाग भी पड़ता है चमोली के माणा गांव में। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है नोट करते रहना। 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 3 जनवरी 2005 को। और इसका जो निर्माण का उद्देश्य था वो उद्देश्य है कि रोजगार के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना। जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य होगा। 24वां क्वेश्चन कहता है कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? तो कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त हुआ करते थे ई गार्डनर। ऑप्शन देखो सी, ए गार्डनर कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश आयुक्त हुआ करते थे। बात करें मैं ई गार्डनर की अगर बात की जाए तो ई गार्डनर के द्वारा ही 1815 में प्रथम भूमि बंदोबस्त किया गया था। वो किया गया था कुमाऊं वाले क्षेत्र में, गढ़वाल में नहीं किया था। कुमाऊं कमिश्नरी का जब गठन हुआ, मैंने कहा अंग्रेजों का आगमन हुआ था वर्ष 1815 में। 1815 से लेकर 1947 तक कुमाऊं और गढ़वाल वाले क्षेत्र में शासन किया था अंग्रेजों के द्वारा। प्रथम कमिश्नर हुआ करते थे ई गार्डनर, और ई गार्डनर ने ही 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त कराया तथा ई गार्डनर के द्वारा ही वर्ष 1815 में अल्मोड़ा से लेकर श्रीनगर तक डाक व्यवस्था को चलाया गया था। दूसरा ऑप्शन देख लो जेएल बैटन। जेएल बैटन के बारे में भी कुछ बता देता हूं। जेएल बैटन के द्वारा वर्ष 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल किसने बनाया था? तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय दोस्तों नैनीताल बना रखा था जे.एल. पैटन के द्वारा, और ये बनाया गया था 1854 में। और जे.एल. पैटन के शासनकाल को ही कहा जाता है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल। क्या कहा जाता है? कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने तो हेनरी रैमजे पढ़ा है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, रैमजे की बात आएगी तो रैमजे को कहा जाता है ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल। पूरे ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल हेनरी रैमजे। लेकिन क्वेश्चन आएगा कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल, तो वो कहा जाता है जे.एल. पैटन के शासनकाल को। अगला ऑप्शन है देखो ए ऑप्शन ट्रेल। तो देखो ई गार्डनर पहला कमिश्नर था, लेकिन ई गार्डनर के बाद जो दूसरा कमिश्नर हुए वो हुए थे जी.डब्ल्यू. ट्रेल, और जी.डब्ल्यू. ट्रेल को ही कहा जाता है कुमाऊं कमिश्नरी का वास्तविक क्या संस्थापक, या कुमाऊं कमिश्नरी का जो वास्तविक आयुक्त कमिश्नर कहा जाता है। जी.डब्ल्यू. ट्रेल के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, नोट करते हुए चलना। जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था को चलाया था। ई गार्डनर ने कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से अल्मोड़ा तक डाक व्यवस्था को चलाया। लेकिन जैसे ही जी.डब्ल्यू. ट्रेल बने कमिश्नर, तो इन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था को चलाया था वर्ष 1816 में। वास्तविक कमिश्नर किसे माना जाता है? जी.डब्ल्यू. ट्रेल को। जी.डब्ल्यू. ट्रेल के द्वारा ही 1816 में बनाई गई थी अल्मोड़ा जेल, और 1821 में स्थापना की गई थी पौड़ी जेल की। जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने 1819 में बनाया था पटवारी का पद, तथा 1823 में 1823 में जी.डब्ल्यू. ट्रेल के द्वारा 80 साला भूमि बंदोबस्त को चलाया गया था, जिसे कब चलाया गया? 1823 में। ठीक है, भूमि बंदोबस्त जी.डब्ल्यू. ट्रेल। अगला क्वेश्चन देखें 25वां, श्री गुरु रामराय जी का देहरादून में आगमन कब हुआ था? बात करें श्री गुरु रामराय जी के देहरादून आगमन की, तो श्री गुरु रामराय जी का देहरादून में आगमन हुआ था वर्ष 1699। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्री गुरु रामराय जी का देहरादून में आगमन हुआ था वर्ष 1699 में। जब ये 1699 में आए थे दोस्तों, याद रखना उस टाइम पे पवार वंश का राजा हुआ करता था फतेहपति शाह, और फतेहपति शाह ने गुरु रामराय को 3 गांव दान में दिए थे। कौन से 3 गांव थे? खुड़बुड़ा, राजपुरा और चामासारी। खुड़बुड़ा, राजपुरा और चामासारी 3 गांव दान में दिए गुरु रामराय को फतेहपति शाह ने, और उन्हीं 3 गांवों के अंडर इन्हों के द्वारा गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। वहीं पर कहाँ पर? देहरादून जे क्षेत्र में। और उसी गुरुद्वारे में वर्तमान समय में लग रखा है झंडा मेला। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर में साफ शब्दों में आ रखा है होली के 5वें दिन से आयोजित किया जाता है झंडा मेला, जो आयोजित हो चुका है। और इसी गुरुद्वारे को जो भव्य रूप, बड़ा रूप दिया था, वो दिया था गुरु रामराय की पत्नी पंजाब कौर के द्वारा। एक्स्ट्रा फैक्टर को नोट करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है गांव नगर। गांव हो गया, और नगर का उदाहरण है समुदाय, समिति, संस्था या फिर संगठन। क्वेश्चन है गांव और नगर का उदाहरण है, तो गांव और नगर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो गांव और नगर का उदाहरण है आपका समिति। गांव और नगर का उदाहरण कौन सा है? तो गांव और नगर दोनों का उदाहरण है समिति। 42वां क्वेश्चन है किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है दोस्तों हमें ऋग्वेद का 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के आधार पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद प्राचीन वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता होती है, एक होती है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। 2 कालीन सभ्यताएं चलती हैं, ठीक है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले कहलाते हैं होत्र। अगर मैं कहूँ गद्य और पद्य दोनों का वेद कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है यजुर्वेद। संगीत का वेद क्या कहलाता है? सामवेद। और किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? तो दोस्तों वो कहा गया है अथर्ववेद में। नोट कर लेना, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके 110% बनेंगे। अगर आपने आज ये वीडियो मिस कर दी तो याद रखना बच्चों, 5 क्वेश्चन आपने अपने मिस कर दिए। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहना लास्ट तक, जब तक क्वेश्चन सभी ना करा दूं तब तक साथ मेरे बने रहना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? आपने सुना होगा किंगरी बिंगरी क्या है? दर्रा है, जो कि स्थित है चमोली और तिब्बत के मध्य में, ठीक है। 45वां क्वेश्चन क्या है? पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। पहली बात तो याद होना चाहिए,
पलेठी क्या है, पलेठी सूर्य मंदिर है। और ये कहाँ स्थित है, तो पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों स्थित है हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। कहाँ स्थित है, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। ऐसे ही हमारा कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर की देखें ऑप्शन देखो बी, कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। और कटारमल सूर्य मंदिर को माना जाता है उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान। साथ में कटारमल सूर्य मंदिर जो शैली है वो बना हुआ है उत्तराखंड शैली में। कटारमल सूर्य मंदिर के दरवाजे में जो काष्ठ कला थी इतनी बेहतरीन ढंग से की गई थी कि कटारमल सूर्य मंदिर के दरवाजों को रखा गया है दिल्ली संग्रहालय में। क्वेश्चन एक बहुत बार पूछा गया है कि कटारमल सूर्य मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो कटारमल सूर्य मंदिर का अन्य नाम दोस्तों हमें मिलता है बाणादित्य सूर्य मंदिर। क्या नाम मिलता है, बाणादित्य सूर्य मंदिर। और यहाँ पर जो भगवान सूर्य की पूजा होती है वो होती है बूढ़धारी सूर्य भगवान की पूजा। गंगोली हाट से मंदिर पिथौरागढ़ में है। मठ का सूर्य मंदिर वो भी कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। और जोशीमठ की बात की जाए तो जोशीमठ में है हमारा नरसिंह मंदिर, जहाँ भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। अगला देखो 46वां क्वेश्चन, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बात करें कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की तो दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना हुई है वर्ष 1973 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना कब हो रखी है, तो दोनों की स्थापना हो रखी है वर्ष 1973 में। याद रख लेना, दिमाग में छापते हुए चलना आंसरों को। मेरे साथ साथ में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि सब क्वेश्चन याद हो जाएं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ। सबसे पहला बात तो आपको ये यहाँ पता लगी होगी कि देहरादून जो पहले शामिल था किस मंडल में शामिल था, तो देहरादून जो था पहले मेरठ मंडल में शामिल था, बाद में इसे मेरठ मंडल से किस में शामिल कर दिया गया, गढ़वाल मंडल में। और ये शामिल किया गया था वर्ष 1975 में, 1975 में। और देहरादून को जिला बनाया गया वर्ष 1817 में, और 1817 में इसे जिला बनाकर डाल दिया गया था किसके अंडर, तो ये डाल दिया गया था मेरठ मंडल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा आप बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है बच्चों ये। लिपुलेख दर्रा स्थित है कहाँ पर, पिथौरागढ़ जिले में। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। लिपुलेख दर्रे को ही कहा जाता है ट्राई जंक्शन दर्रा। क्या कहा जाता है, ट्राई जंक्शन दर्रा कहा जाता है, क्योंकि ये 3 देशों की सीमा में स्थित है। कौन से 3 देश हैं, भारत, चाइना और नेपाल। वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा कि लिपुलेख दर्रे को लेकर के चीन और भारत के मध्य विवाद हो रखा है, और विवाद का कारण है कि नेपाल ने अपने नक्शे पर दिखा लिया था काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपु लेक को, और इसी लिपुलेख दर्रे से होकर के हमारी गुजरती है कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है, 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो आप लोगों को याद होगा क्रांतिवीर संगठन या गुप्त संगठन की जो स्थापना की थी वो की है हमारे कालू सिंह मेहरा के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, कालू सिंह मेहरा के द्वारा की गई है। कालू सिंह मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिकारी भी माना जाता है। उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिकारी किसे कहा जाता है, तो कालू सिंह मेहरा को कहा जाता है। कालू सिंह मेहरा का जन्म हुआ था वर्ष 1831 में, और कालू सिंह मेहरा जी का संबंध है चंपावत जिले के बिसुंग गांव से। कहाँ से संबंधित हैं ये, चंपावत जिले के बिसुंग गांव से संबंधित हैं। और इन्हीं के साथ में क्रांतिवीर संगठन में जुड़े हुए थे आनंद सिंह, और दूसरे व्यक्ति कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित हुआ था। तो उत्तराखंड चाय एवं विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, उत्तराखंड चाय एवं विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तराखंड चाय एवं विकास बोर्ड की जो स्थापना हो रखी है वो हो रखी है 12 फरवरी 2004 को, और ये की गई है अल्मोड़ा में। 12 फरवरी 2004 को अल्मोड़ा में की गई है किसकी स्थापना, उत्तराखंड चाय एवं विकास बोर्ड की स्थापना, ठीक है। मेरे उस साइड के क्वेश्चन छूट गए हैं तो उस साइड के क्वेश्चन अभी आपको करा दूंगा, पहले इसी साइड के कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 51वां क्वेश्चन, घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था।
तो दोस्तों घोड़ा खाल में जो हमारे गोलू देवता का मंदिर है, इसका निर्माण करा रखा है बाज बहादुर चंद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। साथ में आपने सुना होगा गोलू देवता का जो मेन स्थान है, गोलू देवता का जो प्रथम मंदिर है वो स्थित है चंपावत जिले में, और गोलू देवता का जो पहला मंदिर है चंपावत जिले में, उसे बनाने का श्रेय जाता है गरुण ज्ञान चंद को। घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर बाज बहादुर चंद, चंपावत में स्थित गोलू देवता का मंदिर गरुण ज्ञान चंद, और अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू देवता मंदिर बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है दोस्तों हमारा किसको? जय किशन पंत को। किसको जाता है? जय किशन पंत को। अगला क्वेश्चन देखो, 52वां क्वेश्चन, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ब्यास गुफा आपकी स्थित है बद्रीनाथ के पास में। कौन सी गुफा? ब्यास गुफा स्थित है कहाँ पर? बद्रीनाथ के पास में। साथ में ही ब्यास गुफा के साथ साथ बद्रीनाथ में अन्य गुफाएं भी स्थित हैं, जैसे गरुड़ गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा और राम गुफा। तो ब्यास गुफा, गरुड़ गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा और राम गुफा, ये सभी स्थित हैं कहाँ पर? तो ये सभी स्थित हैं बद्रीनाथ के निकट। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चमोली जिले में, ठीक है। और केदारनाथ कहाँ स्थित है? केदारनाथ स्थित है रुद्रप्रयाग में। यमुनोत्तरी और गंगोत्तरी दोनों स्थित हैं कहाँ पर? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी जो स्थित है वो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। बद्रीनाथ मंदिर की बात की जाए तो बद्रीनाथ मंदिर को बनाने का श्रेय, तो बद्रीनाथ मंदिर की जो मूर्ति है ये निकाल रखी है कौन से कुंड से? नारद कुंड से, और ये निकाली थी आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि इसका निर्माण कराया गया था। साथ में बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ मंदिर के निर्माण की बात भी की गई कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा कराया गया है। यमुनोत्तरी मंदिर के निर्माण और गंगोत्री मंदिर का निर्माण, यमुनोत्तरी मंदिर के निर्माण का कहा जाता है कि प्रताप शाह ने, और गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा के द्वारा। केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, तो केदारनाथ मंदिर दोस्तों क्या दर्शाता है? देवताओं की चित्रकला, मोम कलाकारी, काष्ठ कलाकारी या मंदिर भवन निर्माण कला। तो केदारनाथ मंदिर जो दर्शाता है वो दर्शाता है मंदिर भवन निर्माण कला को। किसको दर्शाता है? मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है। यह मंदिर लगभग समुद्र तल से 11,750 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, और यह समर्पित है भगवान शिव को। और शिव के ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो शिव के टोटल ज्योतिर्लिंग हैं 12। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग हमारा कौन सा है? तो ये स्थित है हमारा कौन सा? केदारनाथ। और पहला ज्योतिर्लिंग स्थित है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है 54वां, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो वन्य जीव संरक्षण केंद्र स्थित है वो स्थित है हमारे कालागढ़ में। कहाँ स्थित है उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण केंद्र? तो ये स्थित है हमारे दोस्तों कहाँ पर? तो ये स्थित है हमारे कालागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा 7 जनपदों के साथ लगी है? तो उत्तराखंड का कौन सा जनपद है जो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो एक चीज याद रखना बच्चों, इसके लिए आप लोग मैप ले लेना। मैप में देख करके चीजें याद करोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में छप जाएंगे। लेकिन याद करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें वहां पर कंफ्यूजन में आ ही जाती हैं, ठीक है। तो कौन सा जिला है जो 7 जनपदों के साथ सीमा बनाता है? तो वो है पौड़ी गढ़वाल। अल्मोड़ा हो गया और चमोली हो गया, ये बनाते हैं कितने जिलों के साथ? तो ये बनाते हैं केवल कितने जिलों के साथ? ये बनाते हैं केवल 6 जिलों के साथ में। अब 7 जिलों के साथ बना रहा है हमारा पौड़ी गढ़वाल, तो वो 7 जिले कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और साथ में नैनीताल, ठीक है, याद रख लेना। और अल्मोड़ा और चमोली कितने जिलों के साथ? 6 जिलों के साथ। 56वां क्वेश्चन है, किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI की पदवी से सम्मानित किया गया था? CSI की पदवी से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो CSI की पदवी से बच्चों बिल्कुल दिमाग में छाप लेना कि CSI की पदवी से हमारे सम्मानित किया गया था कीर्ति शाह को। CSI की पदवी से किसे सम्मानित किया गया था? कीर्ति शाह को। साथ में ही कीर्ति शाह को 31 दिसंबर 1898 को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से, इन्हीं को नाइट कमांडर की उपाधि से, इन्हीं को वर्ष 1900 में 19 तोपों की सलामी से सम्मानित किया गया था। और प्रताप हाई स्कूल की जो स्थापना की थी ये भी की थी कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे ही, दिमाग में छाप लो, कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे ही पहली बार बिजली पहुंची थी कहाँ? टिहरी गढ़वाल में। टिहरी नगर पालिका की स्थापना भी किसने की थी? कीर्ति शाह ने। टिहरी गढ़वाल में वेधशाला की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने ही किया था टाइपराइटर का आविष्कार।
टिहरी रियासत की बात की जाए तो टिहरी रियासत में टाइपराइटर का आविष्कार करने वाला राजा कौन था? तो ये भी हुआ करता था कौन व्यक्ति? कीर्ति शाह। और कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे वर्ष 1902 में टिहरी गढ़वाल वाले क्षेत्र में आगमन हुआ था स्वामी राम तीर्थ जी का, और उन्हीं के नाम पर वर्तमान में टिहरी डैम का नाम रखा गया है राम तीर्थ सागर डैम। कीर्ति शाह के बारे में इतनी चीज़ें अगर याद हो जाएं तो इससे बाहर कोई कीर्ति शाह से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, एक बात याद रख लेना। देखो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर नरेंद्र शाह, तो नरेंद्र शाह को ही कहा जाता है तुम्हारे किसका? शेरशाह सूरी। तो टिहरी रियासत का शेरशाह सूरी कहा जाता है नरेंद्र शाह को। और नरेंद्र शाह के द्वारा ही 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई और 1925 में नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाया गया था। टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। और भवानी शाह तो सन्यासी किस्म का राजा था, ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखो, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विराजानंद, लाला मुंशीराम या स्वामी राम। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे दोस्तों, तो वो हुआ करते थे लाला मुंशीराम। एक बात याद रख लेना, आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी, वो सही पढ़ रखा है लेकिन वो ऑप्शन में आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा होगा। देखो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1900 में, और ये की गई थी गुजरवाला पंजाब में। कहाँ की गई थी? गुजरवाला पंजाब में की गई थी। और 1902 में इसे शिफ्ट किया गया हरिद्वार में, और इसके संस्थापक हुआ करते थे लाला हमारे स्वामी श्रद्धानंद और लाला मुंशीराम, ठीक है, लाला मुंशीराम और स्वामी सदानंद दोनों हुआ करते थे। इस विश्वविद्यालय को वर्ष 1924 में कनखल और ज्वालापुर के बीच में स्थापित किया गया, और वर्तमान समय में भी ये कहाँ स्थित है? कनखल और ज्वालापुर के मध्य स्थित है। और इसी को 1962 में जब इंडिया और हमारे चाइना का युद्ध चल रहा था, इंडिया चाइना वॉर के समय 1962 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक। ये क्वेश्चन बिल्कुल रटते हुए चलने, रटते हुए, ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखो, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी अभिलेख दोस्तों हमारा किससे संबंधित है? कत्यूरी, पवार, कुषाण या मौर्य। तो कालसी अभिलेख का जो संबंध है वो है मौर्य वंश से। कालसी अभिलेख किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। आप लोगों को पता होगा कालसी अभिलेख का जो निर्माण करा रखा था वो करा रखा था मौर्य वंश के राजा अशोक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मौर्य वंश के राजा अशोक के द्वारा। बात करें कालसी की, तो कालसी जो जगह पड़ती है दोस्तों वो पड़ती है देहरादून में, और कालसी है यमुना और टोंस नदी के संगम पर। यमुना और टोंस नदी के संगम पर पड़ती है कालसी। कालसी से अशोक का अभिलेख मिला है, और इस अशोक के अभिलेख को, कालसी अभिलेख को माना जाता है 257 ईसा वर्ष पूर्व। 257 ईसा पूर्व माना जाता है। कौन सा अभिलेख? कालसी अभिलेख को माना जाता है 257 ईसा पूर्व का। और कालसी अभिलेख की जो खोज की थी ये कर रखी थी वर्ष 1860 में, और 1860 में से खोजा था जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। और अशोक के कालसी अभिलेख में ही उत्तराखंड के निवासियों के लिए प्रयोग हुआ है पुलिंद। पुलिंद यानी जो उस टाइम पे राजा हुआ करते थे कुणिंद। कुणिंद लोग जो समकालीन थे वो थे मौर्यों के, इसीलिए उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड के निवासियों के लिए प्रयोग हुआ है पुलिंद, और उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है अपरांत। अगर इतनी चीजें अगर कालसी से याद कर लो तो इससे बाहर कालसी से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो चकराता सैनिक छावनी की स्थापना दोस्तों की गई थी वर्ष 1966 में। कब की गई थी? 1966 में। और कौन कौन सी छावनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना। देहरादून छावनी, सबसे पहली जो छावनी बनी थी वो बनी थी देहरादून छावनी, और उसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1814 को। कब हुई है? 30 नवंबर 1814 को देहरादून छावनी। इसके बाद बनी है अल्मोड़ा छावनी। अल्मोड़ा छावनी की स्थापना 1815। इसके बाद है नैनीताल छावनी। नैनीताल छावनी की स्थापना 1841। इसके बाद रुड़की छावनी, इसकी स्थापना 1853। चकराता छावनी वर्ष 1866। रानीखेत छावनी 1871। लंढौर छावनी 1876, और लैंसडाउन छावनी 1887। पहला है देहरादून छावनी 30 नवंबर 1814। अल्मोड़ा छावनी की स्थापना 1815। नैनीताल 1841। रुड़की 1853। चकराता 1866। रानीखेत 1871। लंडौर की स्थापना 1876, और लैंसडाउन की स्थापना 1887 में। याद करते हुए चलनी है सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का पौराणिक नाम क्या मिलता है? तो उत्तरकाशी है जिसका पौराणिक नाम तो मिलता है हमें सौम्यकाशी। अगर बात की जाएगी उत्तरकाशी के प्राचीन नाम की, तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है बाड़ाहाट, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि बार गांव की जो मंडी हुआ करती थी वो हुआ करती थी उत्तरकाशी, इसीलिए इसे कह देते हैं बाड़ाहाट। और गुप्त काल में भी उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम मिलता है वो हमें मिलता है बाड़ाहाट। क्या नाम मिलता है? बाड़ाहाट। इस साइड के क्वेश्चन छूट गए थे तो वो कर लेते हैं हम लोग।
देखो 26वां क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वो जाता है नरेंद्र, ये हमारे प्रताप शाह को। किसे जाता है टिहरी रियासत में शुरू करने का श्रेय? तो ये जाता है हमारे प्रताप शाह को। अगर बात करूं मैं प्रताप शाह के बारे में, तो अपने नाम से शहर बसाने की जो शुरुआत की थी वो की थी प्रताप शाह ने, और अपने नाम से प्रताप नगर की स्थापना की थी वर्ष 1877 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रताप नगर की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने। कब की थी? 1877 में। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने कर रखी है? तो ये भी कर रखी है प्रताप शाह ने। और अंग्रेजी स्कूल को जो इन्होंने खोला था, ये खोला था 1883 में। बात की जाए ज्यूला पैमाइश नामक भूमि व्यवस्था, तो ज्यूला पैमाइश नामक भूमि व्यवस्था भी की थी किसने? प्रताप शाह ने। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने। टिहरी रियासत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रताप शाह। और पूरे राज्य को 22 पट्टियों में बांटा था और एक नया पद कारदार बनाया था, वो भी बनाया था प्रताप शाह ने। प्रताप शाह के बारे में इतना याद, यानी प्रताप शाह खत्म। ठीक है, प्रताप शाह के इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां, हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो हिमालयन आर्ट नामक जो पुस्तक है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जीसी फ्रेंच। कौन है रचनाकार? जीसी फ्रेंच। 28वां क्वेश्चन है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं? तो कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के जो रूप में पूजी जाती हैं, वो पूजी जाती हैं नंदा देवी। अगर ऑप्शन में दोस्तों नंदा देवी नहीं होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कोट भ्रामरी। क्या नाम दिया रहेगा? कोट भ्रामरी। कोट भ्रामरी या नंदा देवी को पूजा जाता है, कत्यूरी की कुलदेवी। और इनका मंदिर स्थित है कहाँ पर? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। चंदू की कुलदेवी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चंदू की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है बाल सुंदरी को। साथ में पवारों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है माता राजराजेश्वरी देवी को। अगला क्वेश्चन है 29वां, हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो पहाड़ पत्रिका का जो प्रकाशन होता था दोस्तों, पहाड़ पत्रिका का प्रकाशन होता था नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से, और ये एक वार्षिक पत्रिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीडी शर्मा को जाना जाता है। तो डीडी शर्मा को जो जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। किसके रूप में जाना जाता है? हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है डीडी शर्मा जी को। बात करें डीडी शर्मा, तो कौन थे? डीडी शर्मा का जन्म हुआ था वर्ष 1924 में। अगर आप लोग घूमने के लिए गए होंगे तो भीमताल के ऊपर पड़ता है जंगलिया गांव, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है जंगलिया गांव, और यहीं पर हुआ था जन्म 1924 में प्रोफेसर डीडी शर्मा का। इन्हें जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। इन्हीं के द्वारा सर्वेक्षण कार्य किए गए, बहुत सारे जनजाति, जितनी भी जनजातियां हैं, जनजातियों की भाषाओं पर इनके द्वारा शोध किए गए थे। इनके इसी उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज के द्वारा, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ष 1997-98 के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया गया था। 1997-1998 का अंतर्राष्ट्रीय जो व्यक्ति है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज के द्वारा जो घोषित किया गया था, वो किसे घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था डीडी पंत को। साथ में ही इन्हीं के संस्कृत में विशिष्ट योगदान को देखते हुए, संस्कृत में इनके द्वारा बहुत विशिष्ट योगदान दिए गए हैं, जिसको देखते हुए राष्ट्रपति के द्वारा वर्ष 2000 में इन्हें सर्टिफिकेट और ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। 2000 में, वर्ष 2000 में इन्हें क्या पुरस्कार मिला है? सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। अगला क्वेश्चन है 31वां, प्रसून जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो अगर बात करें प्रसून जोशी की, तो ये नाम आजकल तो बिल्कुल हाईलाइटेड है, तो इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। प्रसून जोशी जो हैं फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किस क्षेत्र से जुड़े हैं? फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं। करंट का क्वेश्चन बन सकता है इनसे कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के जो वर्तमान समय में ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये भी हैं प्रसून जोशी। और वर्तमान समय में सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान समय में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये प्रसून जोशी ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी फिल्म तिग्मासु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी? आपने अगर देखी हो पांसी तोमर, पांसी तोमर नहीं देखी है तो रियल लाइफ मूवी है, देख लेना, अच्छी मूवी है। ठीक है, रियल लाइफ मूवी को कभी भी देखना चाहिए। जो पांसी तोमर है, पांसी तोमर को ही तिग्मासु धूलिया के द्वारा क्या हुआ था?
शूट किया गया था और 2003 से ही इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बात की जाए वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामित सदस्य है। तो ये क्वेश्चन देखो, जितने भी ऑप्शन है ये पुराने ऑप्शन है। वर्तमान समय में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया है। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन, 126वां विधेयक, 104वें संविधान संशोधन, 126वें विधेयक के द्वारा ये हमारे एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया है। तथा इसी संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन था उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर किसी ने संविधान संशोधन की वीडियो नहीं देखी है तो वहां से तो बच्चों 110% श्योरिटी होती है कि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जिसने भी नहीं देखी है वो वीडियो देख लो, वो आपके बहुत काम आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में वहां पर डाल दूंगा आपके लिए जो लिंक है, वहां से आप सीधे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, देखो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है। बात की जाए बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, तो बाल गंगा सहायक नदी है भिलंगना की। किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की सहायक नदी है। भिलंगना नदी जो निकलती है ये निकलती है टिहरी गढ़वाल के खतलिंग ग्लेशियर से। और इसी खतलिंग ग्लेशियर की खोज कह लो या फिर भिलंगना नदी का उद्गम स्थल, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल या खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी इंद्रमणि बडौनी जी के द्वारा। और उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडौनी जी को कहा जाता है। और भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे ही हमारा बना हुआ है टिहरी डैम। और यही है एशिया का सबसे ऊंचा डैम जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। और इसका जो स्थानीय नाम है टिहरी डैम का वो है सुमन सागर। और इसे वैसे नाम क्या दिया गया है? रामतीर्थ सागर। बात करें भागीरथी की, तो भागीरथी नदी निकलती है हमारे गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से। मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी नदी निकलती है चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग से। और इसी मंदाकिनी नदी के कारण आई थी केदारनाथ आपदा। अगला ऑप्शन है पिंडर, तो पिंडर नदी निकलती कौन से ग्लेशियर से? पिंडारी ग्लेशियर से। और पिंडर और अलकनंदा नदी का संगम होता है कहां पर? कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम रुद्रप्रयाग में। भागीरथी और भिलंगना का संगम गणेश प्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम ये होता है देवप्रयाग में। 35वां क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो पहले तो ये याद रख लेना, टिहरी राज्य जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ये हुई थी 23 जनवरी 1939 को। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों की गई थी 23 जनवरी वर्ष 1939 को। और ये की गई थी हमारे देहरादून में। कहाँ की गई थी? देहरादून में ही टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अगर क्वेश्चन आता है, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे किस व्यक्ति को? देव सुमन जी को। देव सुमन जी के साथ साथ में कौन थे? नागेंद्र सकलानी जी, नागेंद्र सकलानी जी, दौलत राम और वीर चंद सिंह गढ़वाली। ये 4 व्यक्तियों के द्वारा किसके राज्य की स्थापना की गई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कहाँ हुई थी? देहरादून, ना कि टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी। तो प्रेम सभा की जो स्थापना की थी दोस्तों, प्रेम सभा की स्थापना की गई है किस व्यक्ति के द्वारा? तो ये की गई है गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा। और गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1914 में। और ये की थी इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में इन्होंने इसकी स्थापना की थी वर्ष 1914 में। और कहाँ की थी? काशीपुर में की थी। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इनके बारे में नहीं पता है तो इनके बारे में तो एक चीज़ याद कर लेना। किसके बारे में? चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में। चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? मैंने हमारे उत्तराखंड के वन आंदोलन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जिसने भी नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देख लेना। वहां से फॉरेस्ट के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत जो की, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1982 में। कब हुआ था? वर्ष 1982 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साथ में इन्हें और बहुत सारे जो पुरस्कार है वो प्राप्त हुए हैं। जैसे पद्मश्री इन्हें मिल रखा है 1986 में। इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री। 2005 में इन्हें मिला था पद्म भूषण। 2013 में इन्हें मिला था गांधी शांति पुरस्कार। और 2019 में इनको दिया गया था इंदिरा गांधी पुरस्कार। और इन्हीं को जो पर्यावरण के क्षेत्र में मिला था कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो इन व्यक्ति के द्वारा तो बहुत सारे कार्य किए गए थे। अगर बात करूं मैं तुम्हारा चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन को उच्च
ऊपर तक जो पहुंचाने में अहम भूमिका थी वो की थी, किसकी थी? चंडी प्रसाद भट्ट की। और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा ही दसौली ग्राम स्वराज संघ की सहायता से शुरुआत की गई थी, किसकी? चिपको आंदोलन की। और चिपको आंदोलन में जो सबसे अहम भूमिका थी वो किसकी थी? गौरा देवी की। ठीक है, और गौरा देवी के साथ साथ में जुड़े हुए थे इसमें कौन? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। 38वां क्वेश्चन है, अभी अभी लगभग 3 या 4 पेपरों में ये रिपीट हो चुका है। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटी थी? तो पिथौरागढ़ जिले का जो मालपा भूस्खलन है वो आया था दोस्तों 17 से 18 अगस्त 2002 को। कब आया था? 17 से 18 अगस्त 2002 को पिथौरागढ़ जिले में मालपा भूस्खलन आया था। और याद रखना, मालपा भूस्खलन जो हुआ था ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान हुआ था। और कैलाश मानसरोवर यात्रा की मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया था कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है कौन से दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से। और ये स्टार्ट की जाती है जनवरी के फर्स्ट सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ये चलती है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो संचालन करता है, जो इसे जारी करता है, वो करता है कौन? देखो, कैलाश मानसरोवर यात्रा जारी पिथौरागढ़ जिले से यानी कुमाऊं से जारी है, तो पहला संचालन कौन करेगा? कुमाऊं मंडल विकास निगम। दूसरा, तिब्बत बॉर्डर में सुरक्षा कौन करता है? तो भारतीय तिब्बत, ये तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी। तो आईटीबीपी कह लो, आईटीबीपी हो गया, कुमाऊं मंडल विकास निगम हो गया। तीसरी चीज देखो, कैलाश मानसरोवर जो पड़ता है वो पड़ता है हमारे चाइना में, तो तीसरा कौन हो जाएगा? भारतीय विदेश मंत्रालय। वीजा वही तो जारी करेंगे, भारतीय विदेश मंत्रालय। तो मैं कहूँ कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कौन करता है? तो आईटीबीपी, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारतीय विदेश मंत्रालय। और कब स्टार्ट होती है ये? जनवरी के फर्स्ट सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मालपा भूस्खलन में बचाव कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो मालपा भूस्खलन में बचाव कार्य के लिए जो ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू एंजल। क्या नाम हुआ करता था ऑपरेशन का? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू एंजल। 39वां क्वेश्चन देखो, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो हुड़किया बोल जो है ये गाया जाता है रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर। कब गाया जाता है हुड़किया बोल? तो हुड़किया बोल गाया जाता है रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर। और बात करूं हुड़किया बोल की, तो ये गाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। कहाँ गाया जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में। जो गाने वाला होगा, देखो अगर रुपाई और गुड़ाई अगर आप लोगों ने की होगी, प्राचीन समय की बात है बच्चों, जब एक ढपली पकड़ करके इंसान खड़ा रहेगा, वो गाएगा, एक लाइन गाएगा, तो उसके साथ में जो रुपाई और गुड़ाई करने वाले व्यक्ति होते थे वो उसके साथ में उस चीज को क्या करते थे? दोहराते थे। यानी धान की फसल या खरीफ की फसल की रुपाई और गुड़ाई के समय में ये क्या किया जाता था? गाया जाता था। 40वां क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हिंदू विवाह अधिनियम को जो पारित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था वर्ष 1955 में। कब किया गया था? 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के हम जो प्रैक्टिस सेट है यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे मैं आपको कल को बताऊंगा। कल को मैं जीएस वाला टॉपिक ले आऊँगा आपको, जो ये प्रैक्टिस सेट में दे रखा है मैंने। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, वीडियो डाल दी है। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी जुड़ जाएं, वहां टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, साथ में आपके करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक हैं वो मैं वहां पर आपको दे देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहीं पर हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।